आज एक ऐसा मसला हम आपके सामने उठाने जा रहे हैं जिस पर सवाल पूछने जरूरी है। पूछना जरूरी है कि क्या विदेशी राजनयिक अब नई दिल्ली छोड़कर हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में विपक्षी नेताओं से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर से एक तस्वीर आई। इस तस्वीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो बड़े नेता हैं उमर अब्दुल्ला अमेरिकन डिप्लोमेट से मिलते नजर आए। मुलाकात चली, लंबी बातचीत चली। मुलाकात के बारे में बताया गया कि कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसी तरह महीने के शुरुआत में ओवैसी की अमेरिकन डिप्लोमेट से मिलने की तस्वीर सामने आई थी। तो आज सवाल यह उठते हैं कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला कश्मीर में राजनयिकों से मिले और कश्मीर के मसले पर चर्चा हुई, तो क्या अब नई दिल्ली के डिप्लोमेटिक चैनल का काम ओवैसी और अब्दुल्ला करेंगे? चुनाव करीब है दोस्तों, ऐसे में सरकार से इतर किसी राजनयिक का इस तरह से विपक्ष के नेताओं से मिलना, खासकर कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में, इसके मायने क्या हैं? विपक्षी नेताओं से डिप्लोमेट्स की मुलाकात आखिर जरूरी क्यों है? और इस मसले पर बीजेपी जिस तरह से सवाल उठा रही है और कई आरोप भी लगा रही है, तो कहीं जम्मू कश्मीर चुनाव को बैक चैनल से फंडिंग तो नहीं किया जा रहा है? डिप्लोमेट से मुलाकात क्या चुनावी हस्तक्षेप का हिस्सा माना जाए? इसी पर आज बड़ी डिबेट बड़े पैनल के साथ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जिस गर्मजोशी से उमर अब्दुल्ला इन विदेशियों से मिल रहे हैं, उसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, आखिर जिस डिप्लोमेटिक चैनल का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है, उसका श्रीनगर में क्या काम है? खबर है कि इस बंद कमरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वा उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर की डिप्लोमेसी देश से अलग है? क्या इस मुलाकात में नई दिल्ली को भरोसे में नहीं लिया जाना चाहिए था? इसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। देखिए, लोकसभा इलेक्शंस में भी इस तरह की एलिगेशंस जो है खुल के सामने आई थी कि जिसमें सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज से जो है उसको यूज़ किया गया। उसमें फंडिंग की भी जो है वो काफ़ी इश्यूज ऐसे आए कि फंडिंग भी जो है वो बाहर से आई है उनकी। तो ये एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी इसके ऊपर खास नज़र रखे कि ये सोशल मीडिया हैंडलर्स जो हैं वो कैसे सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और देयर शुड बी ए प्रॉपर चेक ऑन व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दैट सोशल मीडिया। मुझे लगता है कि ये मुलाकातें जो शुरू हुई हैं, क्योंकि जो लोग उमर साहब से मिल रहे हैं वही लोग जो है राहुल गांधी से भी पहले मिल चुके हैं, तो ये एक उन ताकतों को दोबारा जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस ने अनलीश की थी। थैंक यू। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिनके साथ अमेरिकन डिप्लोमेट नजर आ रही हैं। ये मुलाकात इसी महीने के शुरुआत में हुई थी। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ विपक्षी लीडर्स की मुलाकात के आखिर क्या मायने हैं? अमेरिकी राजनयिक हैदराबाद और श्रीनगर जैसे इलाकों में विपक्षी नेताओं से क्यों मिल रहे हैं? ये बैठक क्यों जरूरी थी? क्या इन कदमों के पीछे कोई छिपी हुई मंशा है? जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में यूएस के डिप्लोमेट ने उमर अब्दुल्ला से आखिरकार मुलाकात क्यों की है और इस मुलाकात के पीछे का आखिरकार मकसद क्या है? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब लगातार इस बात को लेकर अंदेशा जाहिर कर रही है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही जम्मू कश्मीर के चुनाव को भी बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जवाब अब उमर अब्दुल्ला को देना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए दानिश कुरैशी, नेता AIMIM हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनंत अमित जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। संदीप वजीर, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ रमन सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता जम्मू से। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रमन का रुख करूंगा, उसके बाद हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख करूंगा। रमन, ये मुलाकात जो हुई है, इसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष आया है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि भाई साहब, ये मुलाकात ट्रैवल एडवाइजरी जो अमेरिका ने जारी किया, अमेरिका अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता रहता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि हमने उनको इसलिए बुलाया ताकि हम दिखा सके कि यहां पर सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सेफ है
और यहां पर किसी तरह की कोई टेंशन की बात नहीं है, इसलिए ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव किया जाए। लेकिन मुझे समझ यह नहीं आ रहा है रमन कि इलेक्शन के तारीखों की घोषणा के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद क्यों आया कि घाटी में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि जिस तरीके से ये गुपचुप मुलाकात हुई है और एक बंद कमरे के अंदर यूएस डिप्लोमेट के साथ जो है उमर अब्दुल्ला की बातचीत हुई है, और वो भी बीच इलेक्शन का, जब इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। इसीलिए कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर कितने भी तर्क दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को हाथों हाथ लेना चाहती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को लेकर पुष्टि मांगी, इस बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है उमर अब्दुल्ला से कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई थी कि चुनाव के बीच में, जब सारे लीडर्स जो हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने चुनाव प्रचार के बीच में लगे हुए हैं, ऐसे में आप वक्त निकालकर यूएस डिप्लोमेट के साथ मुलाकात करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का अंदेशा यह है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बाहरी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए, जो फॉरेन डिप्लोमेट से उनका इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी से मुलाकात, कई लीडरों से मुलाकात उनकी हुई थी, और उसके बाद अगर हम ये कहें कि देश के अंदर जो चुनाव चल रहे थे लोकसभा में, उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई थी जो फॉरनर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनकी मदद से, क्योंकि उन्होंने एक स्पष्ट बात कहा कि जिस तरीके से जो एक मुद्दा आया था सामने लोकसभा चुनाव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जबकि ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी ने की नहीं थी। ये फॉरेन जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर थे उनकी तरफ से इस पूरे नैरेटिव को फीड किया गया था। तो जिस तरीके से उस इलेक्शन को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, क्या कहीं उमर अब्दुल्ला फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, फॉरेन डिप्लोमेट के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के इस इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल जो है आज भारतीय जनता पार्टी उमर अब्दुल्ला से पूछ रही है। उमर अब्दुल्ला या फिर नेशनल संदीप कॉन्फ्रेंस, वजीर प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ जुड़े। रमन, मंशा को लेकर सवाल है, आप कह रहे हैं भाई मंशा को लेकर सवाल है। संदीप वजीर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, संदीप वजीर साहब को लेकर आइए जल्दी से, लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले संजय सोई सर का मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। क्या इस तरह की मुलाकातें संभव है या होनी चाहिए बंद कमरे में, जिस तरह की मीटिंग की जा रही है? उधर खबर यह भी मिली है कि जो अमेरिकी महावाणिज्य दूत हैं जेनिफर लॉसन, वो हैदराबाद में जो सांसद हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से वो मुलाकात कर रही है। 14 अगस्त को मुलाकात हुई थी और इस महीने 2 मुलाकात हो चुकी है। सोई सर, क्या ये नॉर्मल है? मेरे पास एक छोटा सा सवाल है सोई सर आपसे। बिल्कुल, देखिए विवेक जी, ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उनसे तो मिलने तो ठीक है, क्योंकि एक फेस है उनका ऑपोजिशन का। लेकिन आप अगर रीजनल पार्टी से मिलने लगे और स्टेट लेवल पार्टी पे छोटी छोटी पार्टियों से मिलने लगे, और खास तौर से जो धर्म के ऊपर जो इलेक्शन लड़ रही हैं, तो शायद वो उचित नहीं है। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि भारत स्ट्रांग हो, भारत की जो एक वीक सरकार वो लाना चाहते हैं, इसके पीछे मेडलिंग करके भारत के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट करना चाहते हैं कि एक जो भारत की सरकार है जो स्ट्रांग है, जो नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखती है, उस चीज को कमजोर किया जाए। तो ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि देखिए कहना है कि फार्मर लीडर को भी मिले थे, आप हैदराबाद में मीटिंग करना, जम्मू कश्मीर के गुपकार ग्रुप से मीटिंग करना, तो ये मेरे हिसाब से भारत के इलेक्शंस में कहीं ना कहीं एक इंटरफेयर करने वाली बात है। विवेक जी, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूं। चलिए, आप मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि भाई अगर आपको मुलाकात करनी है तो फिर उस मुलाकात में LOP आ सकते हैं, विदेश मंत्री आ सकते हैं, रक्षा मंत्री आ सकते हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी चलिए एक समय में कंसीडर किया जा सकता है कि आपको पर्टिकुलर स्टेट में कोई निवेश करना है, उस बारे में बातचीत करनी है। किसी पर्टिकुलर पार्टी के किसी पर्टिकुलर चीफ से मिलना, वो भी खासकर कश्मीर की अगर बात करें जहां इलेक्शंस कमेंस होने वाले हैं और साथ ही साथ इलेक्शंस डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो क्या ये सेंसिटिव नहीं है? दानिश कुरैशी साहब, क्या ये सेंसिटिव नहीं है? दानिश कुरैशी साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब जो गुपबाजी भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं जो कर रही हैं, मुझे तो ये लगता है कि सीधा सीधा अगर भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है तो क्या वो डिस्कार्ड कर देगी कॉन्फ्रेंस की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसको लेकर घाटी में
तो नहीं करेगी। ना इलेक्शन कमीशन को अब तक उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है, ना कोई नोटिस दिया है कि भाई इसके क्या मामले आप निकालिए, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी आया है। रह गई बात के देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, रह गई बात मुलाकात करना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि वो लोग देश के अंदर में इंटरवेन कर रहे हैं, तो बुलाइए उनको और उनसे जवाब तलब करिए। आप तो जवाब तलब उनसे करने के बजाय आप किनसे, जो लोग उनके पॉलिटिकल राइवल हैं, उनसे जवाब तलब करना चाहते हैं। आप जवाब तलब करना चाहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। आप मुझे ये बताइए कि भाई देश में अगर वो अपना निजाम यहाँ पे चला रहे हैं, भाई कोई भी एम्बेसी के अगर व्यक्ति हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो उनको बुलाकर उनसे खुलासा ले ले। नहीं है तो अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो वो करे। वो करने के बजाय आप कुछ ना करें, या आप कुछ नहीं कर सकते, या आप कुछ नहीं करना चाहेंगे, तो ये तो बात ठीक नहीं है। आपको याद हो तो मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यूएस का वीजा मांगा था, जिसको डिनाई कर दिया गया था। तो उस संदर्भ में आप क्या कहें? कुरैशी साहब, किस एंगल से देखा जाए? कुरैशी साहब, दिक्कत ये है कि सवाल पूछेंगे तो वो सवाल क्यों पूछ रहा है, कार्रवाई हो गई तो बच्चे कार्रवाई क्यों कर रहे हो, देश में तानाशाही आ गई है, देश में इमरजेंसी घोषित आपातकाल लग गया है, कार्रवाई भी नहीं कर सकते, सवाल भी नहीं पूछे, सवाल पूछो तो सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो कहीं तो कोई लिमिटेशन होगी ना कुरैशी साहब। अगर किसी बात को लेकर विवाद उठाए तो उस विवाद का कोई जवाब भी तो होगा कुरैशी साहब। देखिए, ये तो हो गए राजनीतिक बात का जवाब। आप जो कह रहे हैं ये तो राजनीतिक बात है कि भाई कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं उन्होंने जो मुलाकात की इसकी, लेकिन देश के जो तमाम लोग चीन के मामले में खुल के कह रहे थे और देश के प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे रहे थे। हम ये पुकार के कह रहे थे कि भाई चीन अंदर घुसा है, तो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोले और ये कहा कि कोई नहीं आया। बाद में ये कहा कि हाँ आए थे और वापस चले गए। इतने सारे सेंसिटिव मामले पे वो जवाब नहीं देते, और उसके बाद सियासत के मामले में आप ज्यादा उम्मीद ज्यादा करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप जो पूछेंगे उनका तमाम चीजों का जवाब आप राजनीतिक पार्टियों से इच्छेंगे। आप मणिपुर के लिए जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप ये दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो सवाल पूछ रही हैं उनको आप जवाब तलब करवाएंगे। तो ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड है, ये तो कमाल कुरैशी साहब, ये तो कमाल किए जाएंगे, बताइए आप। नहीं, ये कमाल है राजनीति का। कमाल ये है कि भाई बंगाल में कुछ हुआ तो मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते, संदेश खाली में कुछ हो जाए तो मणिपुर में कुछ नहीं बोलते, बांग्लादेश में कुछ हो जाए तो मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते, दिल्ली में कुछ हो जाए मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमेरिकी राजनयिक से मुलाकात करते तो मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते। अरे भाई साहब बस कीजिए, आप लोग हर मुद्दे को डाइवर्ट करके पूरा टॉपिक ही डाइवर्ट कर देते हैं। मेरा सवाल सीधा सा था, जब आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसे सेंसिटिव टाइम में, और कश्मीर हमारा संवेदनशील मामला है, ऐसे सेंसिटिव इशू पे आप वहां जाकर मुलाकात करके, अरे भाई हमने तो टूरिज्म पे बैठक बुलवाई थी। भाई टूरिज्म पे बैठक बुलवाने के लिए 2019 के बाद आपके पास इतना टाइम बचा हुआ था, आप बुलवा लेते, किसी भी दिन मिल लेते। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा था ना, कितना साल हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल का वक्त आपके पास, आप बुलाते, मिलते, मीटिंग करते, अमेरिका के साथ, अमेरिकी राजनयिक के साथ, कहते हैं हमको पर्यटन में बढ़ावा देना, बताइए क्या योगदान कर सकते हैं। अब जो आदर्श आचार संहिता कॉल हो गई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आप राजनयिकों को बुलवा रहे और कह रहे हैं कि भाई साहब हमने तो टूरिज्म को लेकर मीटिंग बुलवाई। संदीप वजीर साहब हमारे साथ जुड़ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, और आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राहुल लाल भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं संदीप वजीर जी का पक्ष जान लेता हूं सबसे पहले। संदीप वजीर, क्या जरूरत पड़ गई अभी अमेरिकी राजनयिकों से मिलने की, जब आदर्श आचार संहिता घाटी में लगी हुई है? देखिए, किसी वक्त भी कोई किसी को मिल सकता है, कोई ऐसा रूल तो है नहीं है कि कोई अगर किसी ने कॉल ऑन किया है उमर अब्दुल्ला साहब को, कोई डेलीगेशन ने, तो वो ना मिले उनसे, ऐसी कोई वजह भी नहीं है। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि ये अमेरिकी राजनयिक जो आए हैं ये किसी अल्टीरियर मोटिव से आए हैं, कोई इनका मोटिव ठीक नहीं है, तो उनको वहां एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सारा जो सिक्योरिटी का ऑपरेटर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगर उनको लगता है कि ये इनका मोटिव ठीक नहीं आने का, तो उनको पहले ही रोक देना चाहिए था। एंटी इंडिया मोटिव को रोकने का काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंटी इंडिया मोटिव को रोकने का काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे कोई हमारे घर पे आप ये कह रहे हैं अगर कुछ एंटी इंडिया लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है क्या? नहीं, आप लोगों अभी, मैं संदीप जी मैं आपका थोड़ा सा कनेक्शन दुरुस्त करवाता हूं, आपका कनेक्शन थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है। मैं राहुल लाल जी के पास यही सवाल लेकर जा रहा हूं, उसके बाद आलोक जी और अनंत अमित जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, क्या जरूरत है भाई? आपको इलेक्शन करवा लीजिए, उसके बाद करते रहिए मीटिंग, आप सरकार बना लीजिए, चलिए आप सत्ता में आ जाइए, उसके बाद बढ़ाइए पर्यटन। किसने आपको रोका है?
पूरा कश्मीर आपके हवाले था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हवाले रहा आजादी के बाद से कश्मीर। तब तो आपको पर्यटन की चिंता नहीं हुई, तब तो आप पत्थर फेंको कंपटीशन चल रहे थे। आज आपको अमेरिकी राजनयिक से मिलकर पर्यटन बढ़ाना है। विवेक जी, हमें लग रहा है कि बीजेपी जो सवाल उठाने का प्रयास कर रही है विपक्षी नेताओं को लेके, बेहद ही हल्का सवाल है उनका। देखिए उसको, और हल्के सवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे से भी जोड़ दिया गया है। जी। पहले भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी, तमाम तरह के नेताओं के जन्मदिन के समय भी अमेरिकी राजनयिक आके जन्मदिन में भी केक काटा करते थे। तब तो कोई सवाल नहीं पूछता था कि भाई उस समय विपक्ष क्यों मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के नेता के रूप में फिर क्यों मिल रहे हैं अलग अलग विदेशी राजनीतियों से। जम्मू कश्मीर को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, चलिए संवेदनशील जगह है। हैदराबाद में अगर ओवैसीज मिल ले रहा है, वहां पे जाके अमेरिकी राजनयिक अगर उनसे मिल रहे हैं, तो बताइए हैदराबाद में ऐसी कौन सी संवेदनशील मामला है, वहां पे कौन सा चुनाव चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो तस्वीर भी बुरा लग रहा है जो अभी स्क्रीन पे आप चला रहे हैं इस समय, कि ओवैसीज क्यों जो है कि अमेरिकी राजनयिक से मिल रहा है। देखिए ये हमें लग रहा है कि राजनीति का बड़ा ही एक निचला स्तर आ गया है विवेक जी। पूरे प्रकरण में देश संविधान से चल रहा है। क्या संविधान के किसी भावना का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये चीज कहता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए तो कोई किसी से मिल नहीं सकता? जो आरोप है कि क्या ये भारत के चुनाव में हस्तक्षेप है, ये बहुत बड़ा आरोप है विवेक जी। अगर ये आरोप इतना छोटे मामले पे किसी से मिलने से, अब हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग भी कई राजनीतिकों से मिल लेते हैं, भाई साहब बीजेपी, राहुल लाल भाई, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि बैक चैनल से कहीं फंडिंग की कोशिश तो नहीं की जा रही है। मैं तो सिर्फ मुलाकात पे सवाल उठा रहा हूं। वो तो कह रहे हैं बैक चैनल से कहीं फंडिंग नहीं की जा रही है, कहीं पीछे से पैसा तो नहीं लिया जा रहा है। विवेक जी, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही अब लग रहा है कि अपने एजेंसियों पे भरोसा नहीं रह गया है। कभी कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके जो है कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, कभी कह रहे हैं कि कोई किसी राजनयिक से मिल रहे हैं तो विदेश से फंडिंग हो रही है। अगर विदेश से फंडिंग जैसे गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, भारतीय चुनाव में अगर हस्तक्षेप हो रहा है ये, तो सीधे सीधे ये देशद्रोह की बड़ी घटना कौन है ये? तो फिर आपका एक्शन का मोडो बदलना चाहिए। आपकी एजेंसी कर क्या रही है? आप 10 साल से केंद्र में सत्ता में बैठे हुए, और जम्मू कश्मीर वहां पे सीधे सीधे केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उपराज्यपाल बैठे हुए हैं, दिल्ली में गृह मंत्री बैठे हुए हैं। ये आरोप लगा देने भर से विपक्ष, ये देखिए केवल मैं मानता हूं विवेक जी, विपक्ष की छवि खराब करने की कोशिश है। नहीं देखिए, मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं वी महालिंगम, उनका एक वो कोट करना चाहूंगा, उनका बयान कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर पर अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लासन की दूसरी यात्रा के बाद श्रीनगर की यात्रा क्यों है? रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने यह भी सवाल उठाया कि अमेरिकी राजनयिक हैदराबाद और श्रीनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में विपक्षी नेताओं से क्यों मिल रहे हैं? ये बैठकें क्यों जरूरी थी? क्या इन बैठकों के पीछे कोई छिपी हुई मंशा है? अच्छा विवेक जी, श्रीनगर को संवेदनशील कहा जा रहा, मैं मान लेता हूं, लेकिन हैदराबाद को संवेदनशील कहने का क्या तुक है कि हैदराबाद में संवेदनशील मामला बना हुआ है? और अगर विपक्ष के नेता जहां जा रहे हैं, कल राहुल गांधी मिल लेते हैं, कभी हमें याद है कि चीनी राजनयिक से मिल लिया था, उस समय भी काफी हल्ला हंगामा किया गया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है, इनका पूरा डेलीगेशन चीन पहुंच जाता है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी से प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तमाम वो एक लंबी सी कहानी है विवेक जी। तो देखिए ये जो राजनयिक है वो देखते हैं, हमें लग रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये खूबसूरती वाला तस्वीर है जिसे बीजेपी और तमाम लोग इसको दूसरे रूप में देख रहे हैं। वो भी देखते हैं कि भारत में कहीं ऐसा तो नहीं, इंडिया अलायंस की स्थिति मजबूत होते हुए दिख रही है। ऐसे स्थिति में संदीप वजीर हमारे साथ जुड़ गए, वो बेहतर बता पाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा क्या है इसके पीछे। संदीप वजीर साहब। सर मैंने आपको कहा ना, पहले भी मेरा यही सबमिशन था कि कोई अगर हमारे घर पे मिलने के लिए आएगा तो ये तो शिष्टाचार की बात है कि कोई घर पे कॉल ऑन करेगा तो बंदा उसको मिलेगा ही, जिसके भी घर वो जाएगा। अब मोटिव क्या है उनका, ये मोटिव तो अमेरिकन राजनयिक जो आए हैं वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात वहां पे हुई नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब ने उनको सिर्फ यही कहा है, उस डेलीगेशन को जो आपने एडवाइजरीज जारी की हुई हैं उनको आप थोड़ा सा ईज आउट कीजिए ताकि जो टूरिज्म है कश्मीर के अंदर वो बढ़ सके। इसके अलावा आप बता दीजिए मुझे कि अगर कोई ऐसी बातचीत हुई है, कोई जैसे आप फंडिंग की बात कर रहे हैं कि फंडिंग हो गई है या और कोई उनका मोटिव था आने का, तो ये तो आप ही बेटर बता सकते हैं मुझे। ऐसी तो कोई बात है नहीं है, सिर्फ एक कॉल ऑन किया है डेलीगेशन ने, उमर अब्दुल्ला साहब उनसे मिले हैं, वो एक पर्सनैलिटी है स्टेट की, फारूक साहब, उमर साहब,
वर्ल्ड रिनाउंड लीडर्स हैं, उनको अगर कोई डेलीगेशन आके मिलता है तो उनका फर्ज भी बन जाता है उनको एंटरटेन करना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मुलाकात आप लोगों ने बुलाई थी ऐसा कहा जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ने इनवाइट किया था। सर ऐसा नहीं है, अगलों का मैसेज, अगर किसी का मैसेज आएगा तो हमें कोई एतराज नहीं है किसी से भी मिलने के लिए। इन केस अगर यूएस का नहीं तो कोई ब्रिटेन का भी होता तो भी वो मिलते। ऐसी कोई बात नहीं है कि स्पेशली उनको बुलाया गया इस मसले के लिए। उन्होंने कॉल ऑन किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया उनका, उनको कहा कि ठीक है आ सकते हैं आप, तो उनसे बातचीत की है उन्होंने। और कोई बातचीत करना कोई गलत बात तो नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारा पता है कि ये लोग इसलिए आए हैं, ये क्यों घूम रहे हैं इंडिया के अंदर, ये तो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रीव्यू के अंदर है, उनको सारा पता है इस बात में। वजीर साहब सवाल इस बात को लेके नहीं है, सवाल इस बात को लेके है कि अगर कोई भी एडवाइजरी यूएस की तरफ से जारी हुई थी कि आप कुछ इलाकों में ना जाएं, और अगर उसको लेकर कोई अपील थी तो वो पहले भी की जा सकती थी, एडवाइजरी के पहले। एडवाइजरी आने के बाद राजनयिकों को बुलाना मिडिल ऑफ द इलेक्शन हो जाने देते, ये 4 अक्टूबर तक की बात है। उसके बाद रिजल्ट्स सामने आ जाने हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बन जानी है। देखिए मिडिल ऑफ इलेक्शन को लेकर सवाल है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो फिर ये मीटिंग क्यों? ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है जी कि वो आज आ गए हैं। हाँ, हमें कोई एतराज नहीं था वो 4 अक्टूबर के बाद भी आते या आज से 15 दिन पहले भी आते। इट इज जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस कि वो आज आ गए हैं। इस बात को इतना बड़ा बात बनाने की कोई मेरे को लगती नहीं है कोई वजह है। ठीक है अनंत हमिद, क्या बेवजह इस मामले को बीजेपी तूल दे रही है? इसके बाद आलोक जी आपके पास, इसके बाद आ रहा हूं अनंत हमिद जी। देखिए विवेक जी, चुनाव की घोषणा के बाद जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, यह चुनाव जम्मू कश्मीर की 130 करोड़ जनता चुनाव लड़ रही है। और यह किसके खिलाफ लड़ रही है? यह 3 दल के खिलाफ लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के खिलाफ लड़ रही है। और वहां के दलों को, क्षेत्रीय दलों को यह पता चल चुका है कि 4 अक्टूबर को जो रिजल्ट आना है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। अब जहां तक बात अमेरिकी डेलीगेट्स की बात कर रहे हैं, तो यह देश के लिए बहुत ही, और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विवेक जी, मैं मीडिया के माध्यम से जो हमारी जानकारी मिल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं शेयर करना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा है कि चुनाव में अगर हमारी सरकार और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जेल के अंदर जितने भी आतंकवादी हैं उनको छोड़ने का काम करेंगे, और जितने भी परिवार के आतंकवादी मरे हैं उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने का काम करेंगे। यह विवेक जी, यह जम्मू कश्मीर का चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी डट के इसका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी है। और जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि उमर अब्दुल्ला साहब, अब फारूक अब्दुल्ला साहब, जिस तरीके से चुनाव में एजेंडा, हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस ये बताएगी कि धारा 370 अगर कांग्रेस और नेशनल एनसी की सरकार बनती है, वो तो बनेगी नहीं, अगर यदि बनेगी तो क्या धारा 370 खत्म करेंगे? जम्मू कश्मीर में 2 झंडा पुनः कायम होगा? हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारी देश की जनता ये जानना चाहती है, कांग्रेस से भी जानना चाहती है कि कांग्रेस ये बताए कि एनसी के साथ जो उनका गठबंधन है, ये किस बात का गठबंधन है? ये देश को तोड़ने का गठबंधन है, देश को जोड़ने का गठबंधन है? भारतीय जनता पार्टी, अमेरिकी राजनयिक अनंत भाई, अब वहां पे तो अभी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहां पे उपराज्यपाल हैं जी मनोज सिन्हा जी, तो वहां अमेरिकी राजनयिक कर क्या रहे हैं, किस मोटिव से हैं? आप लोगों के पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, एक तो हमारे पत्रकार मित्र जिस तरीके से कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां नहीं, और सरकार की एजेंसियां, सरकार अपना काम कर रही होगी, सरकार निश्चित तौर पर काम भी करेगी। और जहां तक राजनयिक जो गए हैं, वो निश्चित तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस उस पर काम कर रही होगी और उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब की बात है, वो नहीं, निश्चित तौर पे परमिशन से गए, सरकार उस पर काम कर रही होगी। पार्टी अपने चुनाव में एक सरकार का काम होता है विवेक जी, आपको भी पता है, ये पार्टी का काम नहीं है। और जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब पर्यटन की बात कर रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार रही है राज्य में, केंद्र में उनकी सरकार रही है। और आपको यह बता दें कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पे इतने काम हुए हैं कि वहां के लोग जो 500 रुपए में जो पत्थर फेंकने का काम करते थे, आज घाटी के युवा नौकरी की तलाश में है। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट गया है, जिस तरीके से एफडीआई गया है, जिस तरीके से विकास के दर पर दर बढ़ते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपके परमिशन से गए, आपको पता नहीं क्यों गए? आपके परमिशन से गए होंगे, आपको पता होगा क्यों गए होंगे।
आपको बताया होगा क्यों जा रहे हैं, आपको बताया होगा बैठक का एजेंडा क्या है। ये वहां तो जम्मू कश्मीर में तो कोई ये तो हमारे कोई 140 करोड़ में से कोई देशवासी भी जाता है तो उसकी भी प्रॉपर चेकिंग होती है, क्योंकि सिचुएशन उस तरह के हैं। नहीं, बिल्कुल विवेक जी, ये तो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्र कह रहे हैं कि हमें ये पता नहीं किस लिए आए थे, जबकि इन्हें सब पता है। तो निश्चित तौर पे ये सरकार का काम है, सरकार इस पे निश्चित तौर पे काम कर रही है। अगर सरकार इस पे ठीक है, काम दानिश कुरैशी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जानकारी आलोक वत्स जी के पास जा रहे हैं। उससे पहले दानिश कुरैशी जी आपके पास आऊंगा। आलोक वत्स जी, क्या ये नॉर्मल है जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो हैदराबाद में हो? देखिए, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जी जो माहौल बना, पत्थरबाजी इतिहास हो गई, आतंकवाद में बहुत ज़्यादा कमी आई। जो पहले आतंकवाद कांग्रेस के समय में जितना उसका हाई था वो बहुत निचले स्तर पर आ चुका है। वहाँ इन्वेस्टमेंट आ गई है, वहाँ खरीद बिक्री ज़मीन की चालू हो गई है। देश के विभिन्न राज्यों से लोगों ने जाकर वहाँ ज़मीन खरीद कर और वहाँ पर उद्योग लगाना चालू कर दिया है। वहाँ के भी लोग अपना ज़मीन बेचकर अगर दूसरी जगह आना चाहते हैं तो वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक माहौल बना है। उसमें अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अभी जब चुनाव चल रहा है तो उस समय पर्यटन के लिए किसी को बुलाना, आमंत्रित करना, क्या वो मान के चल लिए हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं? आप सरकार बनाने के बाद किसी को पर्यटन के लिए या किसी अन्य काम के लिए, जम्मू एंड कश्मीर की बढ़ोतरी के लिए कुछ भी करते तो जरा शोभा देता, लेकिन इस बीच में बुलाना थोड़ा रहस्य पैदा करता है। और जिन लोगों को बुलाया है, जिस देश के लोगों को, उन्होंने अभी बांग्लादेश में क्या करवाया ये छिपा हुआ नहीं है किसी से, कि वहां पर किन लोगों का हाथ था पीछे से बांग्लादेश की वो दुर्गति कराने की। और वही आलम हैदराबाद के मीटिंग का है। क्या मतलब बनता है आपको इन लोगों से मिलने का? तो ये सारी कुल चीजें मिला के जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक स्वस्थ संदेश नहीं है। अभी चुनाव है, चुनाव निपट जाने दीजिए। जिस भी पार्टी का वहां पर सरकार आता है उसके बाद आप इस तरीके की गतिविधियां करेंगे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन उसके पहले अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधि होगी तो संदिग्धता के घेरे में आएगी, उस पर उंगलियां उठेंगी और प्रदेश के लोग भी ये पूछना चाहेंगे कि क्या मतलब था इनको बीच में बुलाने का। जी, मैं संदीप वजीर से इसका जवाब, जी बहुत साफ सुथरा, मैं संदीप वजीर से इसका रीजन में नजर आ जी रहा है। आलोक जी, मैं संदीप वजीर से इसका जवाब लूं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और खटक रहा है। ये अमेरिकी अचानक से इतने एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं? हैदराबाद में भी मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी मिल रहे हैं, कुछ और नेताओं से मुलाकात की होगी, अभी तक वो संज्ञान में आए नहीं है, या कनेक्ट करने की कोशिश की होगी? मेरे से कह रहे हैं आप? नहीं, आलोक जी से सवाल था मेरा, उसके बाद मैं वो एलिगेशन पर जो उन्होंने लगाया वो मैं आपसे पूछूंगा। आलोक जी, देखिए, उनका इस कॉन्टिनेंट में जिस तरीके का गतिविधियां हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो हो सकता है अभी मिलने का कोई मतलब नहीं है। ये संदिग्धता के घेरे में आता है। ये सवालों के घेरे में जिस तरीके उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने गतिविधियां की है विभिन्न देशों में, और जिस तरीके से उनको घुटने पर लाकर बिल्कुल आलोक सर, वो तो उनका एक लंबा इतिहास है। वो अपने हिंदुस्तान के साथ करने की तो होने वाला नहीं है। अमेरिकी अपनी नाक हर जगह घुसाते हैं, जहां जरूरत है वहां भी, और जहां जरूरत नहीं भी है वहां भी अपनी टांग लेकर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए सवाल इसी बात को लेकर है। आपकी बात पर संदीप जी जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद संजय सोई सर मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप वजीर जी, देखिए, अगर किसी को कोई शंका है किसी बात की कि वो क्यों आ रहे हैं या किस वजह से आ रहे हैं, उनका ऐसे टाइमिंग क्यों है, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ, आप जैसे आपने ही कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई एक अपना सिटीजन ही आता है, कोई दूसरी स्टेट का बंदा आता है, तो उसको भी रिकॉर्ड होता है कि भाई ये बंदे ने ट्रैवल किया जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बिल्कुल, ये आपने ही कहा। जी बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या, ये मैंने कहा नहीं, ये सच्चाई है। जी हाँ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानकारी के बगैर वो यहाँ पे आ सकते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे पूछा तो होगा ही ना कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको बताया होगा। अगर कोई उनका ऐसा मोटिव होता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है या एजेंसीज को लगता है कि ये अच्छा मोटिव नहीं है, कोई गलत मोटिव है, तो वो उनको आने ही ना देते। अगर वो आए हैं और उन्होंने एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात की है,
तो उसमें कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई गलत बात उन्होंने की है। जी। अब हर बात का एक आप इशू बना देंगे, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। हर चीज के ऊपर डिबेट, हर चीज के ऊपर डिबेट, ये तो डिबेटेबल पॉइंट ही कोई नहीं है। कोई किसी के घर जाता है, कोई भी बात करता, हाँ कोई ऐसी बात, कोई उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट वजीर आता साहब- जिससे आपको लगता कि उन्होंने ऐसी वजीर गलत साहब बात कही है, डिबेट- तो उसके ऊपर आप वजीर कर साहब सकते थे। डिबेट, हमें अपने आप पर तो भरोसा है, हमें अमेरिकियों पर भरोसा नहीं है। और अरे आपको अमेरिकियों अपनी पर पूरा एजेंसीज पे तो हमें पूरा अपनी- पूरा विश्व भरोसा नहीं करता सर। वो मान उनको लिया, जहां अपना लेकिन- फायदा दिखेगा वहां वो आग लगाने से चूकेंगे नहीं। और मुझे लगता है मान संजय लिया, सोई मान सर लिया, में मान मेरे लिया, इस बात से आपकी- इत्तेफाक रखेंगे। और मिडिल ऑफ द आपकी बात इलेक्शन मान ली एक गई। राजनयिक का आपकी वहां बात मान विजिट ली गई, करना वो मान ली। डिबेट का इशू है, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं। वजीर साहब मैं कह रहा हूं मान ली आपकी बात, जी। आपकी बात मैंने मान ली कि उनका हाँ। वो अमेरिकन का हमेशा से ऐसा ही रहा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ उनके ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं। जी। लेकिन हम अपनी एजेंसीज पे तो यकीन कर सकते हैं ना। हम अपनी एजेंसीज में तो यकीन कर सकते हैं। क्या हमारी एजेंसीज इतनी नाकाम है कि वो जान ना पाई कि वो उनको बता के जा रहे हैं, सर, वो- उनकी नॉलेज में है ये सारी बातें, तो सर वो एजेंसीज पे तो यकीन आपकी बैठक का एजेंडा पता कर लेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे जासूसी कर रहे हैं। आपकी बैठक का एजेंडा पता कर लेंगे तो आप बोलेंगे जासूसी चल रही है। बताइए, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अरे के सर, नेता बैठे हो तो जासूसी होगा। आप भी हमारे घर आएंगे, अगर आप भी उमर साहब के साथ बात करना चाहेंगे तो वो ओपन टू ऑल हैं। बताइए कब आना है, मैं तो चाहता हूँ। मैं वजीर साहब मेरी इंटरव्यू करवा दीजिए, मैं बताइए कल फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ उमर अब्दुल्ला साहब के साथ इसी बात में दो बात इंटरव्यू हो जाए। ही इज ओपन टू ऑल, वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है सवालों सर। से पीछे कभी नहीं हटते। ठीक है सर, मैं अमित आनंद जी के पास आ रहा हूँ। सोई सर आपके पास आ रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल उन्होंने पूछा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानकारी नहीं है कि अमेरिकी राजनयिक विजिट कर रहे हैं और मिडिल ऑफ द इलेक्शन विजिट कर रहे हैं? नहीं विवेक जी, निश्चित तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी जानकारी होगी, सारी संस्थाओं को इसकी जानकारी होगी, लेकिन इंटरनल ये क्या बात करे ये तो जानकारी नहीं होगी। जैसे आपने एजेंडे की बात की, निश्चित तौर पे इनका निश्चित तौर पे गुप्त एजेंडा होगा। और जो एजेंडा, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि इनके मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब का जो बयान आता है कि जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए, और जो आतंकवादी जेल के सलाखों के पीछे हमारी सरकार बनेगी तो उनको मुक्त करेंगे। नहीं, क्या तो गुप्त हमें एजेंडा हो इससे सकता ये लग रहा है कि नहीं, निश्चित क्या तौर पे गुप्त कुछ ना एजेंडा, कुछ क्या इंटरनल- गुप्त एजेंडा हो सकता है? क्या गुप्त एजेंडा हो सकता है? निश्चित तौर पे कोई ना क्या निश्चित तौर बताइए ना, गुप्त खुलकर एजेंडा बोलिए ना। यही हो सकता है जिस तरीके जी। से उमर साहब के फादर जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यहां झंडा बदल देंगे, तो भाई किसके सहमति से आप झंडा बदल देंगे? आप रहते हैं देश में, खाते हैं देश की, बात करते हैं विदेश की। ये देश की जनता ये जानना चाहती है, कांग्रेस से भी जानना चाहती है। कांग्रेस की अलायंस की सरकार है, फारूक अब्दुल्ला साहब से कांग्रेस जानना चाहती है कि आप रहते देश में है, हाँ। देश का एजेंडा है, एक देश एक विधान एक झंडा, हाँ। लेकिन आप इस तरह की बात क्यों? आप जनता में किस तरह का भ्रम फैलाना चाहते हैं? कुरैशी साहब, ये मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्र से पूछना चाहता हूं कि आपका दल देश में किस तरह का एजेंडा फैलाना चाहता है? नहीं, उसमें कुरैशी साहब भी शामिल हैं, वहां पर भी जाके मुलाकात हुई है। मैं तो कहता हूं दोनों से एक साथ सवाल ले लीजिए आप। मैं कुरैशी साहब से इसका जवाब चाहूं। कुरैशी साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं हाँ। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत जी जो बात कह रहे हैं ना, तो उससे तो एक बात ये समझ में नहीं आती है कि देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी ये उम्मीद जता दे कि भाई हम लोग सत्ता में आने वाले हैं, वो तो समझ में आता है कि कोई भी इंसान सोच सकता है, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे मुझे ये बताइए। अमेरिका के राजनयिक जो हैं वो उनका क्या सरोकार है किसी को जेल से छुड़ाने का या किसी को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का? ये जो कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वाकई में ये जिम्मा उनके था, कुरैशी साहब, विपक्ष के लोगों का। मैं इसमें एक बात से आपसे मुतमईन, मैं आपसे एक बात से, मैं एक सेकंड आनंद जी, एक सेकंड, मैं एक बात से मुतमईन नहीं हो सकता हूं। अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मिलिटेंट हो, टेररिस्ट हो, चाहे वो देशभक्ति क्यों ना हो। वो एक ऐसा मुल्क हो, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। कुरैशी साहब जी, विवेक जी, अब मैं आपको एक बात दूं। सबसे पहली तो बात यह है कि देश की सबसे सर्वोपरि ताकत जो है वो देश का प्रधानमंत्री पद है, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री पद की जो ताकत है वो मतलब समूचे देश की ताकत है। विपक्ष के तौर पे, सत्ता के तौर पे ये चीजें और हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की बात का मतलब ये निकल के आता है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, या फिर अगर असद साहब के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो उनकी ताकत
क्या इनसे बड़ी है या राजनयिक लोगों को वहां जाने की जरूरत पड़ी? दूसरे नंबर की बात, ये सवाल सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी ने अभी तक नहीं पूछा, ना भाजपा के सेकेंडरी और थर्ड लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो दो जगह सेंसिटिव है, एक सेंसिटिव कश्मीर को कह रहे हैं और दूसरा सेंसिटिव हैदराबाद को। हैदराबाद के अंदर में क्या सेंसिटिविटी है, इसका जवाब अनंत जी नहीं दे रहे हैं। दूसरे और आखिरी नंबर की बात कि मैं आपको ये बता दूं कि इतने जी मैं खत्म कर लूं अनंत जी, मैं खत्म कर बोलिए सर, बोलिए पूरा कीजिए पूरा। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि सिर्फ मुलाकात की बात नहीं है, पूरा का पूरा शेड्यूल, क्योंकि जितने भी राजनयिक गए होंगे मुलाकात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता से या हैदराबाद गए हैं वो, तो हैदराबाद में पूरे की पूरी सिक्योरिटी के साथ वो अपने मामला लेकर गए होंगे। अब उनकी सिक्योरिटी की पल पल की रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल स्टेट गवर्नमेंट तक को इनको इन्फॉर्म करनी होती है। इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद भी वो विरोध तो यहाँ के टीवी पे कर रहे हैं, सी न्यूज पे कर रहे हैं, अरे इंडिया टीवी पे कर रहे हैं, लेकिन वो सहयोग किसकी बात बताइए जी। मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। अगर कोई बच्चा घर से बोले मैं स्कूल जा रहा हूं और दोस्तों के साथ मूवी चला जाए तो उसमें कौन सी बात को सच माना जाएगा? घर वाले तो बोलेंगे बच्चा स्कूल गया है, दोस्त बोलेंगे वो तो मूवी देख रहा था बैठ के। देखिए, बच्चा स्कूल जाना और मूवी में जाना ये मामला अलग है और नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको कहते हैं, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। देखिए बिल्कुल सही है आपने जो एग्जाम्पल दिया, हाथी के दांत दिखाने, इसको मुहावरे में कहते हैं कुरैशी साहब, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। दे रहा हूं जी, का ही जवाब दे रहा हूं। देश के विदेश मंत्री जो हैं हमारे जयशंकर साहब, वो ये इंतजार में रहते हैं कि हम डीपी का वेट करके बैठे हैं। मतलब ये देश के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी बना के रखी है अगर इन्होंने, तो फिर एग्जाम्पल आपने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि भाजपा के राज में तो यही होने वाला है कि बांग्लादेश में हम डीपी का इंतजार कर रहे थे। अरे डीपी का इंतजार करने के बजाय एक्शन में किया होता कुछ, तो लोगों की सुरक्षा वहां भी हो सकती थी। और बाकी कुरैशी साहब नाराज मत होइए। अच्छा, एक बात तो बता दीजिए, ओवैसी साहब की मीटिंग में क्या बातचीत हुई है? देखिए मैं आपको बताऊं, ओवैसी साहब जो हैं बिल्कुल जो भी बात कहते हैं खुले में कहते हैं। ओवैसी साहब ने बिल्कुल तौर पे कहा कि भाई चलिए आपकी बात मैंने मान ली जी। इसका जवाब नहीं देते, नहीं जवाब देते इसका, और वहां कॉलोनी डेवलप हो रही है उस पर जवाब नहीं देते। हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कोई आया नहीं, फिर वो कहते हैं कि कोई आए थे वापस चले गए, तो इसका जवाब नहीं दे पा रही सरकार, उसके जिम्मे है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं आनंद जी से इसका जवाब लूं, लेकिन सोई सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राहुल लाल जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सोई सर, क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली, ये मुमकिन है कि डिप्लोमेट्स अलग अलग जगह जाकर अलग अलग पार्टी के लीडर्स से मुलाकात करें और सेंट्रल को इंफॉर्मेशन ना हो, या फिर वो इन्फॉर्म करके जाएं और वहां जाकर कुछ और बातें चल रही हूं? सोई सर। नहीं देखिए विवेक जी, जिस प्रकार से यहाँ बातें आई हैं निकल के, इन्होंने क्लियर कट अपने एजेंडा कुछ और बताया है। इन्होंने कहा है कि हम ट्रैवल एडवाइजरी के लिए मिलने जा रहे हैं, ये सब बात है, तो नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके ही गए हैं, वैसे नहीं गए हैं। लेकिन उसके पीछे अचानक इनका इतना एक्टिव हो जाना, ये बड़ा आश्चर्य की बात लगती है कि जब इलेक्शन का माहौल है और ये इतना एक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि आजकल देखिए जो जमाना है, जो समय है, वो है नैरेटिव सेट करने का, कि किस प्रकार के नैरेटिव सेट करते हैं, किस प्रकार की एक पिक्चर बिल्डअप करते हैं और कितना पैसा पंप इन करके कितने इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार की कहानी, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर दिया जाता है। तो ये सब बातें जो है इलेक्शन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। हम ये भी जानते हैं कि आज जो है किसी देश में अगर सरकार नेशनलिस्ट है या अपना स्टैंड ले रही है, एक न्यूट्रल स्टैंड ले रही है, आज हम रशिया के साथ भी दोस्ती है, यूक्रेन के साथ भी दोस्ती है, शायद इस तरह की मीटिंग, आज बाइडेन साहब के साथ भी बात हुई, तो इस तरह की मीटिंग कई बार आर्म ट्विस्टिंग का भी काम करती है कि अगर चाहे वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे, अब सरकार प्रेशर में नहीं आए और नहीं आता है, तो फिर वहां पर पैसा पंप इन करके क्या इसको वीक करना, कमजोर करना जो सरकार को है, ताकि जो कुछ पॉलिसीज वो चाहते हैं उस हिसाब से हम लोग उसको फॉलो करें। ये मुझे एक जो तो मेरा जो एक थोड़ा सा शंका जाता है वो ये जाता है कि डिफेंस के मामले में यूएस सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है और डिफेंस का सबसे बड़ा प्लेयर भी है, और इंडिया अभी कहीं नहीं है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। हालांकि हमने तरक्की काफ़ी की है। 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे, उसके मुकाबले 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है, रक्षा उत्पादन रहा है। तो क्या यूएस को अभी से इस बात की आशंका है कि आने वाले समय में, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट पर कोई बिलीव करता नहीं है
और इंडिया के प्रोडक्ट लाइक तेजस, अग्नि और बाकी के डिफेंस इक्विपमेंट्स पॉपुलर हो रहे हैं, तो ये क्या एक कंसर्न का विषय हो सकता है? आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहा हूं, हो सकता है उनकी प्लानिंग कुछ और हुई, हो सकता है मीटिंग किसी और बातचीत पे हुई है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है सर, डिफेंस के एरिया से सवाल सर, ये स्पेशली आपके लिए सर। नहीं देखिए, एक तो अगर हम डिफेंस के साथ साथ अगर बड़ी पिक्चर देखें, जहां से भारत ग्रो कर रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में, और अब हम 3rd की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी इन चीजों को खटकता है। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं हम आत्मनिर्भरता की तरफ जाते हैं, तो कई बार यूएस के कुछ सीनेटर से इस तरह की बयानबाजी आई है कि अगर भारत की आत्मनिर्भरता यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि इनको जो इकॉनमी चलती है वो हथियारों को एक्सपोर्ट करके चलती है। कि पहले भारत भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, हालांकि अभी हम रशिया से भी सामान खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, तो रशिया से जब भी सामान खरीदते हैं तो अमेरिका उसके ऊपर कुछ ना कुछ विरोध जताता है। चाहे वो S-400 था, तब इन्होंने कई बार हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की कि आपके ऊपर काटसा लगा दिया जाएगा, सैंक्शन लगा दी जाएंगी, लेकिन हम अमेरिका से भी काफी कुछ सामान खरीदा है। अब जो देश में बनने वाली बात है, ये अभी थोड़ा सा रास्ता लंबा है इसमें, क्योंकि अभी भी कई जगह हम लोग कोलैबोरेट करके ले रहे हैं। तेजस है, उसका इंजन अभी भी यूएस से आएगा, और हो सकता है यूएस इंडिया को एक तरह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर भी देख रहा हूं। लेकिन जो कहीं पर हम जब नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं कि रशिया से हम ऑयल भी ले रहे हैं, सैंक्शन के बाद भी हम ले रहे हैं, और कई चीजें ऐसी जहां वो अमेरिका को खटकती हैं कि भारत इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इतनी जैसे बढ़ रहा है आगे, और ये इसको किस प्रकार से सरकार को कमजोर किया जाए। तो इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है, पर्दे के पीछे नैरेटिव सेट किए जा सकते हैं कि, तो ये बात एजेंडा सामने दिखाने के लिए कुछ और होता है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो बात मैं कुछ कह नहीं सकता, उसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक विवेक जी। बिल्कुल, अभी उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बाकायदा इस बारे में जानकारी दी गई कि भाई ये ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर मीटिंग थी और ये ऑफिशियल जानकारी है, तो इसलिए इसको लेकर भी कुछ रिमार्क करना गलत होगा। लेकिन संदेह लगातार उठाया जा रहा है। मैं राहुल लाल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, राहुल लाल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अनंत अमित और आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, फिर वजीर साहब आपके पास आऊंगा। राहुल लाल जी। देखिए विवेक जी, हम लोग डिबेट के 40वें मिनट के पड़ाव पे हैं। अभी तक तमाम चीजें जो कही गई वो श्रीनगर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके की जा रही है। चुनाव जम्मू कश्मीर में है, चलिए मान लिया, संवेदनशीलता जम्मू कश्मीर है, वो भी मान लिया, लेकिन फिर हैदराबाद के तस्वीर से भी क्यों परेशान? वहां तो ना तो कोई चुनाव हो रहा है, ना सभानी व्यवस्था चल रही है जी, और उसका कोई उत्तर भी नहीं आया है अनंत अमित जी की तरफ से अब तक। तो इसका तो मतलब यह है ना कि अगर विपक्ष के नेता से कोई भी मिल ले तो फिर बीजेपी के लोगों को परेशानी है। नंबर 1 चीज, क्योंकि हैदराबाद के मामले में कोई विवाद की स्थिति कहीं से भी नजर नहीं आ रही, पूरे डिबेट में यह चीजें तो खुल के आ रही है विवेक जी, कि वहां पर अगर किसी ने मुलाकात की है तो वो कोई चुनाव या चुनाव को प्रभावित करने वाली स्थितियां नहीं है। चुनाव को प्रभावित करने वाली स्थितियां क्या होती हैं? हालांकि प्रभावित तो हुआ नहीं उससे, जब प्रधानमंत्री गए थे जोश खरोश में उसमें ट्रंप जी के साथ, और जब वहां पर उन्होंने स्लोगन लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार, वो था चुनाव प्रभावित करने की स्थितियां उस समय जो हमें अभी भी ध्यान में है। अरे भाई, आपको उस देश से मतलब है, उस देश के साथ संबंध रखिए आप उनके साथ संबंध। और मुझे तो लगता है कि हमारी देश की एजेंसियां और केंद्र सरकार तमाम व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है कि इस प्रकार की किसी शख्स सुबह की कोई शंका नहीं है। और मैं तो यह चीज कहूंगा यहाँ पे, चूंकि डिफेंस की एक बात भी छिड़ी है यहाँ पे, कि भाई अमेरिका के दबाव में क्यों आना? सही है, सरकार जो है कि रूस से भी संबंध रख रही है, यूक्रेन के साथ भी संबंध है, और अमेरिका के दबाव में कोई सरकार निर्णय नहीं लेती। मैं तो कह रहा हूं कि 2019 से हम लोगों की विदेश नीति का स्वर्गीय सुषमा स्वराज कहती थी कि भारत केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंध को मानता है, अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं मानता। लेकिन जो ईरान पे प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, और हम लोग 2019 से ईरान से जो सस्ते तेलों का ऑफर कर रहे हैं, हम लोग उससे तेल नहीं खरीद रहे हैं। तो उस मामले पे भी सरकार को सोचना चाहिए। इस विषय से मैंने भी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स रखा है अपनी राय, लेकिन जो आपका विषय है उसके ऊपर मोटे तौर पर मेरा यही कहना है कि सामान्य घटनाएं हैं, और अगर इसमें कोई असामान्य चीज हो रहा है तो वो कहीं से सामान्य नहीं है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि एजेंसियों का प्रयोग करके बड़ी गंभीरता। ठीक है, मैं अनंत अमित जी के पास ये सवाल लेके जा रहा हूँ। जी अनंत अमित जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद वजीर साहब आपके पास, उसके बाद आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। अनंत अमित जी, अगर ऐतराज है तो इस बार में कोई शिकायत, लिखित शिकायत दी गई होगी, चुनाव आयोग में कोई शिकायत दी गई होगी, गृह मंत्रालय के पास कोई शिकायत भेजी गई होगी, कहीं कोई शिकायत, कोई आपत्ति आप लोगों ने दर्ज कराई होगी? अनंत जी। देखिए विवेक जी, अभी जो मीडिया के तरफ से जो खबरें आ रही है और जिस तरीके से जो नैरेटिव एक तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके से राहुल जी कह रहे थे, ओवैसी साहब की बात कर रहे थे, ओवैसी साहब से अमेरिकी राजनयिकों के मिलने की, तो ये एक देश में जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उस नैरेटिव के तहत ही हमें लगता है कि
जिस तरीके से मुलाकात हुई है वो नैरेटिव सेट करने के लिए मुलाकात हुई है। और जिस तरीके से हमारे मित्र कह रहे थे, आज देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में देश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है और विकास की प्रकाष्ठा की तरफ जाने को उत्सुक है और तत्पर होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका जैसे देश को पेट में दर्द हो रहा है। और हमारे देश के विरोधी दल जिस तरीके से हमारे ऊपर एक नैरेटिव तैयार करके, जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में संविधान को लेकर विरोधी दलों ने जनता को एक झूठा मैसेज दिया, एक नैरेटिव ऐसा तैयार किया कि उस नैरेटिव की वजह से हमें नुकसान हुआ। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें वो नुकसान हुआ और इसकी भरपाई हमें करनी चाहिए थी, हम जो नहीं कर पाए। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से विरोधी दल जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, मैं विवेक जी आपको यह दावे के साथ कह रहा हूं कि इस नैरेटिव पे राज्य की जनता वोट देने नहीं जा रही है। राज्य की जनता विकास के नाम पर और जम्मू कश्मीर के उन्नति के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर और तमाम ऐसे युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जो पत्थर फेंका करते थे 500 रुपए में, लेकिन हमारी सरकार ने यह दावा किया है और जिस तरीके से एफडीआई लेकर आए हैं, हम 50,000 से ज्यादा लगभग पिछले 4 वर्षों में नौकरी देने का काम किया है जम्मू कश्मीर के युवाओं को, तो हमें यह पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर के युवा इस नैरेटिव को होने नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वहां के युवा हमारे साथ हैं। और आपने देखा होगा क्या नैरेटिव क्या है सर, क्या नैरेटिव? ये विरोधी दल चल रहे हैं। क्या नैरेटिव है? यही नैरेटिव है ना कि हैदराबाद से लेकर और कश्मीर तक, हैदराबाद से मिल रहे हैं, कश्मीर में मिल रहे हैं। तो ये देखिए, मैं चूंकि अभी हम डिबेट में बैठे हैं, फिर कभी बैठेंगे तो मैं खुल के इस पे बताऊंगा, लेकिन आज चूंकि आपने जो प्रश्न पूछा है इस पे अभी जो मीडिया की खबरें आ रही है, निश्चित तौर पे सरकार इस पे जो खबर आ रही है खबर के तहत काम करेगी और करना भी चाहिए। पार्टी की बात कर रहा हूं। संदीप वजीर साहब, देखिए सर, बात यह है कि बीजेपी को दिख रहा है कि वो जम्मू कश्मीर को हारने जा रही है, तो इस वजह से वो हर एक बात का कोई ना कोई एक उसमें मोटिव निकाल देती हैं हर चीज का। वो यहां क्यों गया, वो उससे क्यों मिला। देखिए अब हम मिल रहे आप, अरे फिर आपके बीच नहीं बोल रहा सर मैं, आप फिर बीच बोल रहे हैं क्योंकि इनकी हार इनको दिखाई दे रही है, इस वजह से ये सारे नैरेटिव्स ये बनाने की। अच्छा, मतलब ये हार की वजह से ऐसा हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं जी। इसमें मैंने आपको पहले हार हम रहे हैं, मिल ये रहे हैं, इस वजह से ही। अरे सर, जो हमारे घर आएगा हम उससे मिलेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा एक जिसको कहते हैं, अरे मिलिए, आप खूब मिलिए, लेकिन गुप्त एजेंडा से मत मिलिए ना। आप देश हित के लिए मिलिए, देश को अहित करने के लिए मत मिलिए। आप राष्ट्रवाद के लिए मिलिए, आप वहां के आतंकवादियों के लिए मत मिलिए, आतंकवादियों को पैसा दिलवाने के लिए मत मिलिए, वहां के आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए मत मिलिए। आप राष्ट्रवाद के लिए मिलिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलिए। वहां की जनता आपका स्वागत करेगी, वहां का युवा आपको स्वागत करेगा। लोकसभा का परिणाम आपने देख ही लिया होगा। अब मैं बोल लूं, मीटिंग हुई है अमेरिकन राज ने। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा हूं। नहीं, अब बोलने का मौका दीजिए ना, कभी सुन भी लेना चाहिए, अच्छा होता है सुनना भी। जी जी। अब मीटिंग हुई है उमर अब्दुल्ला साहब और अमेरिकन राजनयिक के बीच में। उनके बीच में क्या बातें हुई हैं ये सब आपको पता है, कि उन्होंने क्या एजेंडा तय किया ये भी क्या आपको पता है। जब आपको सब कुछ पता ही है तो उसकी ऑफिशियली डिटेल्स आप पब्लिक कर दीजिए ना, कि ये बातें हुई हैं जी इनके बीच, देखिए ये कितनी गलत बातें कर रहे हैं। आपको वो कुछ मालूम नहीं है क्या बात हुई है। 2 बातें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो आ चुकी है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपस में ऐसी बातें की हैं। जब आपको सब कुछ मालूम ही है तो आप क्यों नहीं एक्शन कोई ले लेते हैं? फिर उन राजनयिकों के खिलाफ ले लीजिए जो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? आपकी एजेंसी क्यों चुप करके बैठी हुई है? 130 मालूम ही है, 100 क्या पूछ रही है फिर आप? अरे सर कमाल कीजिए। 1 करोड़ 30 लाख जो जनता है जम्मू कश्मीर की वो तय करेगी। नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। कोई भी किसी के घर आता है वो उससे मिलता है, उसकी बात पूछता है, उसको चाय कॉफी पिलाता है, एक शिष्टाचार की बात है। शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। जो बात हुई है वो हमने पब्लिक कर दी है। इसके अलावा कोई बात है तो आप बताइए हमें, जो हमें नहीं पता वो आपको पता है। जब आपको पता ही है सब कुछ तो फिर आप हमसे किसको पूछ रहे हैं? हम तो बता ही रहे ना एजेंडा क्या था मिलने का। हम तो कह रहे हैं, ये तो मीडिया कह रही है,
ये अनंत अमित तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, ये तमाम मीडिया कह रही है कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से क्या कह रहे हैं आप। जी, हम तो सवाल उठा रहे सर कि अगर मुलाकात किस एजेंडे को लेकर हुई। मैं कुरैशी साहब आ रहा हूँ, वत्स जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जा रहा हूँ। जी, क्या बात कर रहे हैं सर, हर बात आलोक वत्स जी, जी आलोक वत्स जी, क्या बेफिजूल इस मामले को तूल दिया जा रहा है या फिर बैठक का एजेंडा कुछ और हो सकता है? विवेक जी जी सर, जिस तरीके से भारत आज प्रगति कर रहा है और विश्व पटल पर अपना डंका बजाए हुए है, वो बहुत से देश को अच्छा नहीं लग रहा है। और जिस तरीके से हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं, चाहे वो सैन्य के क्षेत्र में क्यों ना हो, हर क्षेत्र में हम निर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और 5वीं से तीसरी की तरफ जाने की कवायद है। सारी रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो जिस तरीके से FDI का फ्लो आ रहा है और आज जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री देश के विदेश के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनके आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं और उनकी बात को तजब्बो दिया जा रहा है, उनकी बात को सुना जा रहा है, उनको अहमियत दी जा रही है और वर्ल्ड के लीडर्स कह रहे हैं कि ये विश्व के अग्रणी के नेता हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को खटक नहीं रही है। हम पर ये प्रहार करके हमें बौना करने की कवायद पूरी जोर शोर से चालू है और उस कड़ी में ये जो लोग हैं ये सॉफ्ट टारगेट के रूप में आते हैं, जो एक देश में 2 झंडे की बात करते हैं, जो 370 हटाने की बात करते हैं, जो आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं। जिस ओवैसी साहब के भाई ने कहा कि 20 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम रौंद देंगे यहाँ के हिंदुओं को, ये सॉफ्ट टारगेट है विदेशी लोगों के लिए। इनके थ्रू कुछ यहाँ पर डीस्टेबलाइजेशन की प्रक्रिया वो करवा सकते हैं और करेंगे। इससे हमको और जनता को सतर्क रहना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू की कश्मीर की जनता सुरक्षा के मामले पर, प्रगति के मामले पर वो अपना डिसीजन लेके एक राष्ट्रवादी ताकत को अपने यहाँ स्थापित करेगी। जी, कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। कुरैशी साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 2 परिस्थितियां आपके सामने है। एक वो है जो नवाज शरीफ के घर बीफ बिरयानी खाने मोदी जी पहुंचे थे, वो क्या सीक्रेट डील थी आज तक किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं बताया, कोई प्लानिंग भी नहीं था, देश के प्रधानमंत्री जाने वाले कोई जानकारी तक नहीं दी गई थी। और दूसरी परिस्थिति ये है कि क्या बोलते हैं अमेरिका के राजनयिक जो हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ पहुंचते हैं। तो देखिए 2 परिस्थिति, आप तो पहुंच गए नवाज शरीफ के घर, लेकिन अमेरिकी राजनयिक पहुंचाए असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर। तो आप देखिए कि कौन देश के लिए खड़ा है और कौन देश विरोधी ताकतों के साथ उस वक्त बिरयानी खाने खड़ा था। तो इन परिस्थितियों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देती। दूसरे नंबर की बात, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि वो कश्मीर की जो परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति चुनाव के बाद आएगी तो दूसरी बार मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। एक बार तो वो अयोध्या में हार चुके हैं पूरा जिला, अब के बाद दूसरी बार ये 370 के नाम पे जो ढकोसले। जी, अनंत अमित जी, जल्दी से अनंत अमित जी, 10 सेकेंड्स। मित्र आपको शर्म आनी चाहिए, 370 पे ढकोसले की बात करते हैं। एक देश एक झंडा, एक देश एक विधान की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको किया। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया। ठीक है, चुनाव में हमें जिस तरीके से परिणाम मिलने चाहिए तो नहीं मिल पाए, लेकिन आप देश के नागरिक हैं मित्र, आप देश के नागरिक हैं, राष्ट्रवाद की बात कीजिए, देश की बात कीजिए। आप बिरयानी और आप क्या बात करेंगे? आप राष्ट्र की बात कीजिए, देश की बात, देश के विकास की बात कीजिए। आपको शर्म नहीं आती? विगत 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरीके से विकास किया है और विकास की प्रकाष्ठा पे हम पहुंचने को तत्पर है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप कम से कम देश के विरोध में तो मत बोलिए। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आगे आदमी आता जाता है, लेकिन देश के विकास के मुद्दे पे देश की 140 करोड़ जनता एक साथ है और एक साथ रहेगी। ये हमारा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, और हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की चुनाव की बात कर रहे हैं, वहां की जनता 1 करोड़ 30 लाख जनता ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगामी सरकार बनेगी। 4 अक्टूबर को इसका परिणाम भी आपको मिलेगा। का पासपोर्ट भारत का पासपोर्ट है या अलग पासपोर्ट है? जवाब तो दीजिए इसका।
मैं ये कह रहा हूँ नागालैंड में भारत का ही पासपोर्ट लागू है या अलग दे रखा है कुछ? नहीं, जानकारी बिल्कुल भारत का पासपोर्ट है। हाँ? नहीं, बिल्कुल भारत का पासपोर्ट है। पासपोर्ट की क्या जरूरत है? नागालैंड हमारा देश है, नागालैंड हमारा देश है। ये तो मैं आपको हमारे देश का अभिन्न अंग है और रहेगा और था। आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उस तरह से नागालैंड भी हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारे देश का हिस्सा है और रहेगा। जो दोहरे मापदंड है ना आपके, ये आपके सामने खुल गए, ये आपके सामने खुल गए। कोई दोहरे मापदंड नहीं है। एक देश, एक राष्ट्र, एक झंडा, एक कानून। एक देश, एक झंडा, एक कानून। ये देश का भैया कहाँ आप लोग नागालैंड वागालैंड घुमाए भैया? भाई साहब एक सेकंड में इंटरवीन ना करूं, आप लोग नागालैंड चले जाते हैं, लद्दाख चले जाते हैं, पता चले उधर नॉर्थ ईस्ट कहीं घुमाए। मैं यहाँ कश्मीर के मुद्दे पे मैं अमेरिकन के इंटरवीन के मामले बात कर रहा हूँ, आप लोग पता नहीं। मैं एक सेकंड अगर नहीं आऊं दानिश कुरैशी साहब, मैं एक सेकंड डिबेट में अगर आप लोगों को बातचीत करने तो आप लोग नागालैंड पहुंच जाते। बेसिकली विवेक जी ये क्या है, मतलब क्या है? जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में देश विकास कर रहा है, नागालैंड चले गए, पचा नहीं पा रहे। वजीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सोई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड वजीर साहब 10 सेकंड वजीर साहब 10 सेकंड। ये जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हम युवाओं की बात कर रहे हैं और उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, 10 साल हो गए हैं। लास्ट इलेक्शन को 2014 में हुई थी। ये मुझे डेटा दे दें कि इन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं, इनके पास है कुछ दिखाने के लिए? अब ये बात कर रहे हैं कि आगे इनकी जीत होने वाली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने वाले हैं ये, तो ये 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा। ये सुन लीजिए, 1947 के बाद, आजादी के बाद 2014 से लेकर 2024 सोई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सोई साहब 10 सेकंड। देखिए अभी रोजगार के बात पे, रोजगार महंगाई के बात पे भी हम डिबेट करेंगे, लेकिन आज का जो विषय था कि अमेरिकन इतने ज्यादा एक्टिव क्यों गए, सोई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सोई साहब उसके बाद अभी 15 दिन पहले भी मैं कश्मीर में गया था और जो अमन शांति जो देखी है मैंने वहां पर, मजा आ गया कसम से। और आम आदमी को इतने टूरिस्ट जा रहे हैं, इतनी इनकम हो रही है, इतना काम धंधा मिल रहा है, स्कूल खुले हुए हैं, ऑफिस खुले हुए हैं। एक तरह से सोचने का तरीका ही बदली हो गया। अभी मैंने 7 टेन्योर में इतनी शांति और इतने मजे में मैं कभी भी लाल चौक में रात को 11 बजे नहीं घुमा हूं। तो ये बात अभी देखिए, राहुल जी भी गए थे वहां पे, तो ये बात सब अपोजिशन भी मांग रहा है। अब ये कह रहे ट्रैवल एडवाइजरी हटाएं, तो ये कहीं ना कहीं किसी का काम है जो आज ये इस हालात में पहुंचा है जम्मू कश्मीर, और हमें गर्व होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए इस बात की। के लिए भारतीय पर्यटन मंत्रालय भी है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय रिक्वेस्ट कर सकता है या इस बातचीत के चैनल में आ सकता है। उमर अब्दुल्ला जी विशेष तौर पर बुलाकर अगर बातचीत कर रहे हैं तो फिर वो सवालों के घेरे में रहता है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर बोल रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले ने कहा है कि ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, उसमें बातचीत हुई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बैठक में और डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।